नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अब फिलहाल जनवरी 2024 चल रही है और फाइनेंशियल ईयर 22-23 बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए असेसमेंट ईयर 23-24 की जो ओनली आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट थी वो 31 जुलाई 2023 थी। और अगर उस टाइम आपकी आईटीआर फाइल नहीं हो पाई थी तो उस आईटीआर को पेनल्टी के साथ फाइल करने की लास्ट डेट थी 31 दिसंबर 2023। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक थी तो 1,000 रुपये की पेनल्टी थी, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में थी तो आपकी 5,000 रुपये की पेनल्टी थी। और ऐसे आपकी इनकम जैसे बढ़ती वैसे आपकी पेनल्टी बढ़ जाती। पर काफ़ी टैक्स पेयर थे ये जिनको अवेयरनेस नहीं थी या फिर उनकी कुछ पर्सनल रीजन थे जिन कारण से अपनी आईटीआर उस टाइम फाइल नहीं करवा पाए थे 31 दिसंबर 2023 तक भी। पर वो अब अपनी आईटीआर अब फाइल करवाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उनकी आईटीआर अभी भी फाइल हो सकती है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कीजिएगा। आपको डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में अब आपको यहाँ पे दिखेगा असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए फाइल नाउ का ऑप्शन अभी भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। पर मैं आपको बता दूं, अब आपकी जो आईटीआर है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू फाइलिंग नहीं हो पाएगी। अब आपको जाना पड़ेगा ऑफलाइन मोड के साथ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे आप फाइल नाउ पे क्लिक करोगे तो अभी तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शो हो रहे हैं, पर जैसे आप यहाँ पे असेसमेंट सेलेक्ट करोगे आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो अब आपको जाना है ऑफलाइन मोड के थ्रू। ऑफलाइन मोड के थ्रू जाने के लिए आपको एक एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो वो डाउनलोड करने के लिए आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे बिना लॉगिन किए डाउनलोड के सेक्शन में जाना है। डाउनलोड के सेक्शन में आपको यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न, फिर यहाँ पे असेसमेंट 23-24 सेलेक्ट करनी है। अब आपको यहाँ से आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक सभी आईटीआर फॉर्म की एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मेरे पास करंटली अभी क्लाइंट है जिनकी सैलरी बेस्ड इनकम है तो उनकी आईटीआर 1 जाएगी। तो आज अपन बात करते हैं आईटीआर 1 की। पर मैं आपको बता दूं प्रोसीजर सभी आईटीआर फाइल करने का सेम ही रहेगा, बस उसमें जो हेड वाइज जो इनकम है वो आपको यहाँ पे अलग अलग डालनी पड़ेगी। तो अपन बात करते हैं आईटीआर 1 की। तो जैसे आप आईटीआर 1 पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा यूटिलिटी एक्सेल बेस। आपको ये वाली यूटिलिटी आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है और जहाँ पे भी आपका डैशबोर्ड पे आप चाहे या फिर आप कहीं पे भी आप इसको सेव कर लीजिएगा। और जैसे भी आप इसको सेव करोगे तो अब आपको जहाँ पे आपने इसे सेव किया आपको वहाँ पे आना है। और दूसरा मैं अब आपको बता दूं, जो आपने ये यूटिलिटी डाउनलोड की है इसके अंदर जो एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी है वो उसमें मैक्रोज का बहुत ज़्यादा रोल है। तो आपको यहाँ पे अपने मैक्रोज अनब्लॉक जरूर कर लेने हैं। वो आपको कैसे अनब्लॉक करने हैं उसके लिए आपको यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको आना है प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे देखिए अनब्लॉक मैक्रोज का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको अनब्लॉक पे क्लिक करना है और आपको अप्लाई पे क्लिक करके ओके कर देना है। और अब आपको यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर रखा है तो मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ कैसे उसको यूज करना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको सिंपली इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आपसे कॉमन डिटेल्स मांगेंगे जैसे नाम, पैन नंबर वगैरह। ये सभी एंटर आपको एक जेसन फाइल के थ्रू आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ वो आपको फाइल कहाँ पे मिलेगी। आपको फिर से अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है। इनकम टैक्स पोर्टल में ई फाइल के बाद इनकम टैक्स रिटर्न, फिर आपको आना है डाउनलोड प्रीफिल डेटा। डाउनलोड प्रीफिल डेटा के बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ से जेसन फाइल डाउनलोड कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जेसन फाइल डाउनलोड कर रखी है तो मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ से जेसन फाइल डाउनलोड करके आप कहीं भी उसको सेव कर लीजिएगा। आपको दोबारा एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी में आना है और अब आपको यहाँ पे राइट साइड में इंपोर्ट प्रीफिल का यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। आपको सिंपली इस पे टैप करना है और वो आपको ओके करके जहाँ पे भी आपने अपनी जेसन सेव की है वो जेसन फाइल आपको यहाँ पे इंपोर्ट करा लेनी है। इंपोर्ट कराने के बाद आपको कुछ सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा। जो भी आपका डेटा हो वो डेटा आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा और आपकी कुछ एक इनकम भी ये ऑटोमेटिक कैच कर लेगा और आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे आना है। अब आपको जो भी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशनर है तो मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको कौन सी रिजीम टैक्स रिजीम के अंडर जाना है आपको वहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेना है। मेरा क्लाइंट जा रहा है पुराने रिजीम के साथ तो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे भी नो सिलेक्ट रखना है। और आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स या तो ऑलरेडी यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे शो ना हो तो आपको यहाँ पे मैनुअली ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देने हैं। अब बात आती है कौन सी सेक्शन के अंदर आप अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। तो देखिए अब मैंने आपको बताया कि जैसे अपनी आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट जा चुकी है तब आपको यहाँ पे आईटीआर यू फाइल करनी पड़ेगी। आईटीआर यू फाइल करने के लिए सेक्शन होता है 139
8A। तो जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे से सेकंड नंबर का ऑप्शन शो होगा सेक्शन 139 8A। आपको सिंपली ये वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे अपनी इनकम की डिटेल्स डालनी है। मैंने हमेशा से ही सजेस्ट किया है जब भी आप अपने आईटीआर फाइल करो तो अपना 26AS और AIS जरूर चेक करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 26AS और AIS कैसे चेक करना है। मैंने मेरे क्लाइंट का 26AS मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया, उसमें ऐसा कुछ भी है नहीं, पर AIS में काफ़ी डिटेल्स है जो अपने को यहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपकी एआईएस में कोई भी आपकी इनकम रिपोर्ट हो रही है और वो आपकी इनकम सही है तो मैं हमेशा से आपको कहता आया हूं कि आप अपनी उस इनकम को अपने आईटीआर फॉर्म में भी जरूर रिपोर्ट कीजिए, वरना कल नोटिस आएगा, दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो आपको वापस अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, एआईएस पे क्लिक करना है और अब आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको फिर से एआईएस पे सिलेक्ट करना है और अब आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22-23 सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे से फाइल डाउनलोड कर लेनी है। जैसे आप फाइल डाउनलोड करोगे तो उस फाइल को ओपन करने के लिए आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको स्मॉल लेटर में अपने पैन नंबर डालने हैं और आगे आप बढ़ते हुए अपने पैन नंबर को स्मॉल लेटर में डालते हुए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बिना किसी स्लैश के यहाँ पे एंटर कर देना है। और जैसे आप अपनी फाइल खोलोगे तो वहाँ पे आपकी जो भी इनकम वगैरह होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, चाहे वो आपकी सैलरी हो, सेविंग बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला हो या फिर डिपॉजिट से कोई इंटरेस्ट मिला हो, सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और ये सभी डिटेल्स आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना बहुत कंपलसरी है, वरना नोटिस आएगा। तो मैं ये सभी चीज़ें वहाँ पे डाल देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे सैलरी आएगी, तो सैलरी मैंने एंटर कर दी। अब जैसा कि देखो मैंने जो प्रीफिल डेटा इंपोर्ट किया था वो प्रीफिल डेटा इंपोर्ट करने के से अपने को ये भी फायदा हुआ है कि अब आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आपकी कुछ एक इनकम यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेगा ये। और उससे पहले आपको यहाँ पे एक ये ऑप्शन आएगा कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है आप उसमें खुद रहते हैं, आपने उसको रेंट पे दे रखा है। अगर आपने उसको रेंट में दे रखा है तो आपको वहाँ पे उसका रेंट डालना पड़ेगा। अगर आपने खुद ऑक्यूपाई कर रखा है तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको नीचे आना है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो सेविंग बैंक से इंटरेस्ट था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपोजिट था वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। देखिए जो एआईएस में भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक रहा और ये डिपॉजिट रहा, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट रहा। ये सभी डिटेल आप यहाँ पे कुछ ही डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर लेगा। अब आपको यहाँ पे वापस ऊपर आके वैलिडेट पे क्लिक करना है और वैलिडेट पे अब आपको क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आप नेक्स्ट आपका वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद अगर आपका कोई एरर होगा तो आपको ऑटोमेटिक शो कर देगा, आपको एरर वहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। पर जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको इनकम डिटेल्स वाले सेक्शन से आपको सीधा टीडीएस वाले सेक्शन में ले आएगा, पर बीच में आपको पार्ट ए भी आपको यहाँ पे शो करेगा। आपको यहाँ पे डिटेल डालना कंपलसरी है। तब आपको यहाँ पे मैनुअली क्लिक करना पड़ेगा। मैनुअली क्लिक करने के बाद आपसे पहले बार आप यहाँ से पूछेगा कि आपने पहले असेसमेंट ईयर के आईटीआर फाइल की थी या नहीं की थी। अगर आपने की थी तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अगर आपने नहीं की थी तो आपको नो सिलेक्ट करना है। अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं तो आपसे यहाँ पे पूछेगा यस की थी, जो कौन सा आईटीआर फॉर्म था, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या था, किस डेट को आपने आईटीआर फाइल की थी, कुछ डिटेल आपसे इनसे पूछेगा जो कि आपको एंटर करनी पड़ेगी। मेरे केस में आईटीआर पहले फाइल हुई नहीं थी तो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट करूंगा। नो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से पूछेगा कि आप एलिजिबल है या नहीं। अगर आप नो पे सिलेक्ट कर दोगे तो आप आईटीआर फाइल कर ही नहीं पाओगे, तो आपको यहाँ पे में से यस ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे रीजन पूछा जाएगा कि किस रीजन से आप आईटीआर फाइल करने के लिए एलिजिबल है। तो मेरे केस में रिटर्न पहले फाइल नहीं हुई तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल। अगर आपका अदर कोई रीजन है तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब आपसे यहाँ से पूछेगा कि कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं। अगर आपकी असेसमेंट ईयर एंड हुए 12 महीने तक हो गया तो आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपकी असेसमेंट ईयर एंड हुए 12 महीने से 24 महीने का टाइम हो गया तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मेरे केस में पहला वाला एप्लीकेबल होगा तो मैं पहला वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे बाई मिस्टेक कुछ भी गलत एंटर कर देते हैं तो जैसे आप इसको वैलिडेट करोगे तो आपको यहाँ पे एरर ऑटोमेटिक अभी की अभी शो कर देगा, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको वैलिडेट करके और मैनुअली टीडीएस वाले सेक्शन में जाता हूँ। कई बार क्या होता है डिटेल्स गलत भी ले लेता है, तो डिटेल्स आप यहाँ पे क्लोज हो हटा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे शो कर रहा है एक चालान डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है तो ये गलत है, तो मैं इसको मैनुअली यहाँ से हटा देता हूँ। अगर आपका कोई भी टीडीएस वगैरह कटा हुआ है तो आप उसको 10 नंबर नेम ऑफ डिडक्टर के साथ यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। आपका जो भी टीडीएस होगा आपके टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा। अब आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है, फिर आपको नेक्स्ट पे आना है। फिर से आपका कोई टीडीएस है तो आप टीसीएस है तो आप इसको डाल दीजिए, वरना फिर आपको नील रखे वैलिडेट पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे आना है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने ऑलरेडी इनकम टैक्स पोर्टल पे मेरे क्लाइंट का अकाउंट वैलिडेट कर रखा था, तो ये ऑटोमेटिक वहां से इसने फैच कर लिया। अगर आपने अकाउंट वैलिडेट नहीं कर रखा
तो आपको अकाउंट की डिटेल यहाँ पे मैनुअली डालनी पड़ेगी और आपको यहाँ पे फिर यस का साइन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नीचे आना है और नीचे ये ऑटोमेटिक आएगा और यहाँ पे बस आपको जो भी जिस प्लेस से आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं उस प्लेस का आपको यहाँ पे नाम डालना है। इसके बाद फिर से आपको ऊपर आके वैलिडेट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन से डायरेक्ट अपने को एटीडी में ही लिया है, बीच में पार्ट बी भी बच गया, पर इस पे अपन बाद में ध्यान देंगे। पहले अपन नॉर्मल डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अगर आपको कोई एटीडी का डिडक्शन है तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, अगर आपका कोई डिडक्शन नहीं है तो आप नोट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं नो कर रहा हूँ। और वैलिडेट पे क्लिक करके आपको फिर से नेक्स्ट पे आना, आपकी कोई एटीजी में कोई डिडक्शन है तो भी उसकी डिटेल आप यहाँ पे एंटर करके क्लेम कर लीजिए। करना हो तो आप नील रहने दीजिएगा और आपको वैलिडेट करके नेक्स्ट पे आ जाना। इसके बाद आपकी कोई 80 के अंडर कोई डिडक्शन है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर करके क्लेम कर लीजिए। करना हो तो आप वैलिडेट पे सिंपल क्लिक कीजिए और आपको बस छोड़ देना है। अब आप देखिए, अब आपका यहाँ पे आपको एक जेसन फाइल यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। उससे पहले अब आपको आना है पार्ट ABTI में। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स वगैरह यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्या कोई टैक्स वगैरह बना है। पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं किया या फिर आपने पेनल्टी का पेमेंट नहीं किया तो आप आईटीआर फाइल कर ही नहीं पाओगे। पहली बात तो ये है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी 2.5 लाख तक इनकम है तो आप आईटीआर फाइल करने के लिए एलिजिबल है ही नहीं, तो आपकी आईटीआर वैसे फाइल नहीं होगी फिलहाल तो। और अगर मान लीजिए आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 1,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपकी 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। और अगर मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख से भी ज़्यादा है तो फिर आपकी इनकम जैसे बढ़ेगी वैसे ही आगे पेनल्टी लगती जाएगी। पर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स या फिर पेनल्टी शो नहीं कर रहा। उसके लिए अब आपको वापस आना है अपने इनकम डिटेल्स वाले सेक्शन में। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है कैलकुलेट टैक्स पे। जैसे आप यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 1,000 रुपए की पेनल्टी यहाँ पे शो हो रही है। अब देखिए मेरे क्लाइंट की जो इनकम वो 4,82,360 है, तो 5 लाख तक तो वैसे टैक्स नहीं लगता, पर यहाँ पे 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में तो पेनल्टी जरूर लगी, तो पेनल्टी यहाँ पे शो हो रही है। अब अपने को पेनल्टी यहाँ पे पे करनी पड़ेगी। पेनल्टी पे करने के लिए अब आपको जाना पड़ेगा वापस अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे। इनकम टैक्स पोर्टल पे जाने के बाद आपको आना है ई फाइल पे। ई फाइल पे आने के बाद आपको आना है ई पे टैक्स पे। ई पे टैक्स पे आने के बाद आपको न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है और जो पहला ऑप्शन आएगा इनकम टैक्स वाला आपको वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है 23-24। यहाँ पे आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 सिलेक्ट करना है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप बहुत ध्यानपूर्वक चीजें सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपने असेसमेंट ईयर गलत सिलेक्ट कर लिया या फिर आपने हेड गलत सिलेक्ट कर लिया तो आपकी पेमेंट दूसरे हेड में हो जाएगी, तो फिर आपको दिक्कत होगी और आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ सकता है। और अगर मान लीजिए आप इसको ही एडजस्ट करवाना चाहिए तो आपको बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बात करनी पड़ेगी, असेसिंग ऑफिसर से मिलना पड़ेगा, फिर कहीं जाके आपकी इनकम का जो हेड है वो चेंज हो पाएगा। तो आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे चेक करके ही आगे प्रोसीड कीजिएगा। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टैक्स वाले ऑप्शन में आपको 1,000 रुपये डाल देना, क्योंकि अपन 1,000 की पेनल्टी लग रही है, और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास काफी ऑप्शन अनेबल हो जाएंगे। आप चाहे नेट बैंकिंग से पेमेंट कीजिए, डेबिट कार्ड से पेमेंट कीजिए, जैसा आपको सही लगे आप वैसा पेमेंट कर लीजिएगा। और अपने जो चालान की जो रिसिप्ट वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको डाउनलोड ना करना भूल जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको फिर से ई फाइल वाले सेक्शन में जाके ई पे टैक्स पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में आपकी जो आपने पेमेंट किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। वहां से आप अपने चालान की जो फाइल है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अपने को उसकी डिटेल वहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। अपने को दोबारा अपनी एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी में आने के बाद अपने को आना है पार्ट BATI में। अब आप यहाँ पे देखोगे 14 नंबर का जो पॉइंट है, इसमें अपने को जो अपने 1,000 रुपए के पेनल्टी का पेमेंट किया है उसकी डिटेल अपने को यहाँ पे डालनी है। आप यहाँ पे देखोगे तो टैक्स ड्यू शो हो रहा है 1,000 रुपए का, तो वो आप यहाँ पे जो भी आपने फाइल डाउनलोड की है चालान की उसमें आप डिटेल देख लीजिएगा। उसमें सबसे पहले एक तो BSR कोड रहेगा, BSR कोड आप यहाँ पे डाल दीजिएगा और किस डेट को आपने चालान का पेमेंट किया है वो डाल दीजिएगा। आप ये देखिएगा कि आप यहाँ पे जो डेट का जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट में यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ सेम फॉर्मेट होना चाहिए, वरना फिर एरर शो होगा। उसके बाद जो चालान का सीरियल नंबर है वो यहाँ पे डालना है और कितने रुपए का आपने पेमेंट किया है वो आपको सिंपली यहाँ पे डालना है। और अब आप यहाँ पे आपको वापस ऊपर आके वैलिडेट पे क्लिक करना है और आपके यहाँ पे देखोगे इसकी शीट पार्ट BATI इज ओके। तो अब आप यहाँ पे देखिए जो टैक्स ड्यू में 1,000 रुपए का शो हो रहा था वो टैक्स पेड में चला गया है। यहाँ पे पहले 13 नंबर के पॉइंट में शो हो रहा था, वो 12 नंबर के पॉइंट में चला गया, भी आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको वापस आना है अपने इनकम डिटेल वाले हेड में
और अब आपको यहाँ पे आके एक बार फिर से कैलकुलेट टैक्स पे ध्यान से क्लिक कीजिएगा, वरना आपकी जेसन जनरेट नहीं होगी। जैसे ही आप कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करोगे फिर आपको क्लिक करना है जनरेट जेसन पे। तो थोड़ा सा कुछ टाइम लेगा, आप ओके पे क्लिक कीजिएगा, फिर से ओके पे क्लिक करके अब आपको यहाँ पे सेव जेसन का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी जो जेसन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। बस अब आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना है। जैसे आपकी जेसन सेव होती है आप उसको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके उसको अपलोड कर दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि आपकी जो जेसन वो यहाँ पे अपलोड हो गई है। आपकी जो भी जहाँ पे आपकी जेसन सेव हुई है वो लोकेशन भी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक बता देगा। तो आपको वापस अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है। इनकम टैक्स पोर्टल पर अब आपको आना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे फिर से आपको फाइल नाउ का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे 39(8)(a) वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है अपडेटेड रिटर्न का। आपको ये सिलेक्ट करने के बाद अब आपको नो पे क्लिक करना है, और जो भी आपका आईटीआर फॉर्म है आपको आईटीआर फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपके बाद आपको यहाँ पे ये नोटिफिकेशन शो होगा। इसमें बताया है कि इन कारणों के कारण आप अपनी अपडेटेड रिटर्न या फिर आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। तो आप अपने हिसाब से इनको रीड कर लीजिएगा और आपको फिर कंफर्म पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अटैच फाइल पे यहाँ पे जहाँ पे भी आपने अपनी जो जेसन फाइल आपने सेव की है वो जेसन फाइल आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जेसन फाइल यहाँ पे सेव हो गई है जेसन फाइल। अब आपको ये वाली फाइल आपको सिंपली आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद अगर आपको कोई एरर होगा तो एरर यहाँ पे शो हो जाएगा। एरर होगा तो आपको वापस अपने एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी में जाके उसको सही करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर कुछ एरर ना होगा तो यहाँ पे आपका प्रोसीड टू वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और एक सिंपल सा आधार ओटीपी लेके आपको अपनी आईटीआर फाइल कर देनी है। और अगर आप भी एक एक्सपर्ट द्वारा या फिर हमारी टीम द्वारा अपनी आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप वहां से हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। हमारे बिल्कुल ही रिजनेबल प्राइस पे आपकी आईटीआर फाइल करके दी जाएगी। धन्यवाद।